मैं हूँ योगेंद्र भंडारी और आप देख रहे हो योगेंद्र भंडारी ब्लॉग्स। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, हम कर रहे हैं हेल्थ टॉक और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष शर्मा जो कि सीनियर कंसल्टेंट डायरेक्टर एंड हेड पल्मोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं न्यू हेड हॉस्पिटल में। और सर सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे ब्लॉग में, आपने हमें टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंस के बारे में और कहाँ कहाँ पर आप रहे अभी तक। भाई मैं अभी न्यू हेड हॉस्पिटल में से डायरेक्टर एंड एचओडी क्रिटिकल केयर एंड पल्मोनरी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। इससे पहले दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में हेड ऑफ क्रिटिकल केयर एंड पल्मोनोलॉजी। मेरा प्रायर असाइनमेंट है आई बीन एसोसिएटेड विद अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, अपोलो ग्रीन एगल्स हॉस्पिटल कैलकाटा, नैती हॉस्पिटल मथुरा, नैती मेड सिटी आगरा। तो पूरी दुनिया भ्रमण करने के बाद अब हम आपके शहर में यहाँ पर हैं। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा जान के कि मैंने आपका बोर्ड पढ़ा था तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप करा कि जब आपने अपोलो चेन्नई के बारे में बताया कि जो अपने आप में एक बेंचमार्क हॉस्पिटल है। बहुत लोग मतलब सब मुझे लगता है कि हॉस्पिटल का जो ब्रांड बनना जो स्टार्ट होने लगता है ऐसे अपोलो चेन्नई से ही स्टार्ट हुआ। बड़े बड़े नाम आज वहाँ पर काम करते हैं। तो सर ये था आपको बारे में। तो आज हमारे साथ टॉपिक है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर सर एक ऐसा मिथ है कि जिसके नाम आने से ही लोग डर जाते हैं। आम इंसान का मानना है कि मतलब वेंटिलेटर जहाँ आया तो वहाँ जीवन आधा खत्म हो जाता है और लोग उसके बाद फिर सोचना बंद कर देते हैं, एक उम्मीद छूट जाती है। तो सर ये वेंटिलेटर सबसे पहले जानना चाहूँगा वेंटिलेटर है क्या एक्चुअली में? बड़ा एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और मेट्रो सिटीज में फिर भी ये शायद एनकाउंटर कम होता है, फिर भी लोगों की अवेयरनेस का कम है। तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है आपके चैनल के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू लोगों को जागरूक करने के लिए कि एक्चुअल में वेंटिलेटर को आज की तारीख में भी मेडिकल साइंस के इतने एडवांसमेंट के बाद भी यही समझा जाता है कि यदि कोई वेंटिलेटर पे गया तो आदमी जीवन का एंड है। बिल्कुल। तो वेंटिलेटर मैं बताऊँ क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन क्रिटिकल केयर में है। मेरा भी कोई सबसे बड़ा दोस्त है तो वो है वेंटिलेटर। मैं दोस्त क्यों कह रहा हूँ? दोस्त होता है जो आपको परेशानी के वक्त हेल्प करे। जब कोई पेशेंट क्रिटिकली इल होता है तो हम उसको सर्वाइवल के लिए वेंटिलेटर पे डालते हैं, जो कि हम आम आदमी समझता है। वेंटिलेटर क्या है उससे पहले हमें समझना होगा कि वेंटिलेटर की जरूरत क्यों पड़ जाती है। एग्जैक्टली। तो जब भी कोई बीमारी सीरियस होती है और इस नेचर की सीरियसनेस हो जाती है कि बॉडी के विभिन्न अंगों पे ऑर्गन पे इम्पैक्ट डालती है, उसमें जब लंग्स पे इम्पैक्ट आने लगता है तो उसको मेडिकली कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। आप और मैं जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है। किसी भी बीमारी के एडवांसमेंट की वजह से यदि लंग्स अफेक्ट उस लेवल पे होने लगते हैं जहाँ पे ये प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती, उससे बॉडी में चेंज होते हैं और वही समय होता है जब हमें वेंटिलेटर असिस्ट करता है, जो कि हमारे लंग्स का काम करता है। लंग्स का काम करता है इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज नॉट लंग ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज ए ट्रांजिएंट मेजर जहाँ पे आपके लंग्स को रेस्ट मिलता है उस मशीन के माध्यम से और उस समय बॉडी को एक मौका मिलता है हीलिंग होने का। तो बेसिकली वेंटिलेटर वो एक माध्यम अवेलेबल है जो कि किसी भी क्रिटिकल नेचर ऑफ इलनेस में जब आपका रेस्पिरेटरी पैटर्न या रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है या इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ है, उस समय वो हमें हेल्प करता है उस चीज़ से ओवरकम करने में। सर बहुत बार आर्ट केस जब रोड एक्सीडेंट होते हैं या हेड इंजरी होती है उस केस में वेंटिलेटर को बहुत यूज किया जाता है। ये चीज़ मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, आपको जो लोग समझेंगे तो समझेंगे, मैं पर्सनली समझना चाहता हूँ। जैसे बहुत बार कुछ एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी होती है, उस केस में भी अक्सर कहते हैं कि वेंटिलेटर पे है इंसान, तो उसमें पल्मोनोलॉजी जो भी है मतलब उसमें कार्डियक में कुछ है नहीं रोल, तो उस केस में कैसे काम करता है वेंटिलेटर? तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आप और हम सांस कैसे लेते हैं। ये हमारा मस्तिष्क है, सेंट्रल ब्रेन है, ये यहाँ से हमारी बॉडी को एक तरह का ऑर्डर देता है जो कि हमारे लंग्स डायफ्राम को मूवमेंट करने के लिए। हमारे रेस्पिरेशन में 2 पार्ट होते हैं, सांस लेना इंस्पिरेशन, सांस छोड़ना एक्सपिरेशन। ये ऑर्डर कहीं से जनरेट होता है जो कि उसका सेंटर ब्रेन में कहीं एपिनेस्टिक सेंटर्स होते हैं ब्रेन की, वहाँ से ये इम्पल्स आती है जो कि लंग्स को बताता है कि आप सांस लें, सांस छोड़ें। आपने स्पेशली पूछा कि हेड इंजरी के केस में क्या होता है, जब ब्रेन में ट्रॉमा होता है तो उस एरिया पे इम्पैक्ट आ जाता है और पेशेंट बेहोश होने लगता है। आप इसको ऐसे समझें कि मैसेजिंग बंद हो जाती है, मैसेजिंग का ट्रांसफर, आप बिल्कुल साफ शब्दों ये समझ सकते हैं। जो मैसेजिंग है लंग्स के लिए वो उसकी क्लियरिटी पाथवे की कंप्रोमाइज्ड है।
इसको हमें ऐसे समझना है कि जब आप अपना सांस ले रहे हैं तो वो प्रवाह एकदम सुचारू चल रहा है, आपकी जो टंग है उस पर आपका मेरा कंट्रोल है। राइट। जब हेड इंजरी होती है आदमी बेहोश हो जाता है बिल्कुल। ट्रॉमा की वजह से। जब बेहोश हो जाता है तो इवन लंग्स एकदम ठीक है लेकिन उसकी टंग बैकफॉल करने का रिस्क रहेगा। टंग बैकफॉल हो गया तो आप अपना सांस कैसे लेते हैं? नाक से, मुंह से। यदि ये रास्ता बंद हो गया तो हवा का फ्लो बंद हो गया, ऑक्सीजन का फ्लो बंद हो गया और ये अरेस्ट का काम बनेगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट का। तो वेंटिलेटर उस समय हमारे एयरवे को पेटेंट करता है और कार्डियक अरेस्ट से बचाता है। करेक्ट। तो जब आपकी ब्रेन में क्या होगा दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी, बट आपको वो समय मिलना, जब तक आप जिंदा रहने के लिए आपको क्या चाहिए? दो चीजें, एक अपना बीपी मेंटेन रहे, एक अपना ऑक्सीजन मेंटेन रहे। उस ऑक्सीजन के फ्लो को मेंटेन करने के लिए एयरवे आपका पेटेंट रहे। उस एयरवे को पेटेंट करने में हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है आरटीए और हेड इंजरी केस में। इसी में एक बात और है कि हेड इंजरी के साथ बहुत कम हमने देखा है क्रिटिकल केयर में कि सिर्फ ब्रेन इंजर्ड है, कई होता है लंग्स भी इंजर्ड होते हैं, रिब्स इंजर्ड होती हैं, लंग्स फट जाते हैं, इसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, लंग्स में ब्लडिंग हो जाती है, लंग्स खुद से फट जाता है। इन चीजों में लंग्स को रेस्ट चाहिए, ऑक्सीजन उसी टाइम पे आपकी सुचारू नहीं पहुंच रही है जो सर्वाइवल के एकदम मस्ट है, उसमें वेंटिलेटर यू असिस्ट मीडियम है जो हमें हेल्प करता है। सर अगर एक मैं लाइन में जवाब दूं जो मुझे अंडरस्टैंड, जो मुझे समझ आता है कि मतलब वेंटिलेटर एक वो प्रोडक्ट है जो हमें समय देता है पेशेंट को ट्रीट करने में। कैसे? मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन बाय असिस्टिंग योर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें मैं इस चीज पे बहुत ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपके दर्शकों का कि लोगों में जो मिथ है वो ये है कि वेंटिलेटर पे हैं और पेशेंट नहीं रहे तब भी वेंटिलेटर पे डॉक्टर चलाते हैं। ये तो बहुत कॉमन मिथ है सर, इसके बारे में कुछ बताइए और कैसा लगता है जब आपको? तो इसमें मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा आपके दर्शकों के लिए और इसकी सत्यता बताते हैं। तो आपको ये समझना है वेंटिलेटर का सिर्फ एक ही काम है, लंग्स को सुचारू रूप से काम कराने में हेल्प करना। तो वेंटिलेटर सिर्फ आपके लंग्स का फंक्शन करता है। मेडिकली हम किसी भी आदमी को जिंदा मानते हैं जिसकी हार्ट की एक्टिविटी है। ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि वेंटिलेटर से हार्ट की एक्टिविटी नहीं आती। वेंटिलेटर हैज नो इम्पैक्ट ऑन द हार्ट पर से, इसका काम सिर्फ लंग से रिलेटेड है। तो जब पेशेंट हमारा आईसीयू में होता है, पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, उस टाइम पे पेशेंट आपने नोटिस किया होगा बेहोश रहता है, हिलता नहीं है। इवन सेकंड सिटी में, गांव में, वहां पे हमने खुद देखा है, जब मैं आगरा मथुरा सिटी में भी था, कि वहां से जब गांव के हमारे जो लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, वो आपसे भी नहीं पूछते क्योंकि रहता है कि डॉक्टर पता नहीं क्या करेंगे, वो पेशेंट को से हिला हिला के देखते हैं और पेशेंट हिलता नहीं है। फिर वो आपस में बात करते हैं कि वेंटिलेटर पे चला रहे हैं, कुछ है नहीं। उसमें हमें ये समझना है कि जब आप और मैं यदि अवेक है, मैं अपने मुंह में उंगली डालूं तो मैं टॉयलेट नहीं कर पाऊंगा बहुत देर तक। वेंटिलेटर से ऑक्सीजन डिलीवरी करने के लिए ट्यूब होती है, एंडोट्रैक्टर ट्यूब, जो हमने देखी है, इतनी मोटी 8 नंबर की, 7 नंबर की, वो लंग्स के अंदर जा रही है। यदि पेशेंट अवेक है और उसकी ऑलरेडी डिसीज कंडीशन है, यहाँ से मशीन प्रेशर से ऑक्सीजन दे रही है, यहाँ से पेशेंट सांस लेने की कोशिश करेगा और इस बीच में दोनों में कोलैप्स हो जाएगा, लड़ाई होगी। तो जो हमें टारगेट अचीव करने हैं जिंदा रखने के लिए, वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो उस केस में जब हम पेशेंट को इमीडिएटली वेंटिलेटर पर लेते हैं तो पेशेंट को कुछ दवाइयां दी जाती हैं, कुछ सेडेटिव बेहोशी की, और कुछ मसल रिलैक्सेंट पैरालिटिक एजेंट दिए जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट एकदम शिथिल रहे, जिससे कि आप वेंटिलेटर में वो व्यवस्थाएं, वो अपनी एक्सपर्टाइज यूज कर सकें जिससे कि साल्वेजेबल रेंज आपकी अचीव हो पाए, वेंटिलेटर को भी सपोर्ट करे बेसिकली। करेक्ट, कि वेंटिलेटर से पेशेंट उस टाइम लड़े ना जब तक कि हीलिंग की तरफ हम नहीं पहुंच जाते। और यही कारण है जो लोगों को नहीं समझता है। हमें ये समझना है कि एक वेंटिलेटर सिर्फ और सिर्फ सांस दे सकता है, जीवन नहीं। जीवन का तात्पर्य हार्ट को एक्टिविटी नहीं। यदि हार्ट की एक्टिविटी मॉनिटर पे आपने देखो एक लाइन आती है ऊपर नीचे, जिसको हम हार्ट रेट कहते हैं, यदि वो है तो पेशेंट मेडिकली अलाइव है और आपको सारे मौके उस पेशेंट को देने चाहिए। यदि वो नहीं है तो आप वेंटिलेटर से पेशेंट की हार्ट रेट नहीं ला सकते। ये समझने की हमें बहुत जरूरत है। सर आपका कहने का मतलब ये कि वेंटिलेटर में वही पेशेंट जाएगा जिसका हार्ट काम कर रहा होगा। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेंटिलेटर लगाने से हार्ट रेट दोबारा आ जाएगी। बिल्कुल नहीं। तो सर कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मिथ है और आम जनता में इसी तरह का मिथ है कि वेंटिलेटर होता है बिल्कुल डेड इंसान होता है, वो तो वेंटिलेटर से उसका हार्ट चला रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन लोग करते हैं।
कैसा लगता है सुनने में जब आप इस तरह के एज अ क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट? देखिए अभी तो मुझे 16 साल हो गए इस फील्ड में, जी तो जब हम यंग थे, जब हम छोटे थे शायद, उस टाइम पे हम अपने सीनियर्स को देखा करते थे, उस फैमिली से डील करते सब हैं। लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ तो फैमिली अपनी जगह गलत नहीं है। मेरे लिए ये दिन रात का काम है, हर समय का काम है। इसकी अंडरस्टैंडिंग मेडिकल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मेडिकल साइंस, उसको समझने में जीवन निकल जाता है। एक आदमी जिसके परिजन एक तरह से डेथ बेड पे है, वेंटिलेटर पे, हिल नहीं रहा है, एक उस आम आदमी की मानसिकता आप समझिए। उसकी पेशेंट आंख नहीं खोल रहा है, मशीन पे है, आप जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो उसको समझ नहीं रही है, वो क्या माने, वो किस पे यकीन करे? तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह का माध्यम बन गया है चिकित्सा को लेके, वो अपने आप में दुखदायी है। तो उस कंडीशन में ही आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, यदि आपके किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है, अपने डॉक्टर से आप शक ना करें। आप ये समझें कि वेंटिलेटर से आयु नहीं बढ़ाई जा सकती, केवल वो समय दिया सकते हैं, इसमें शायद जो भी अंडरलाइन डिसीज है उसको हील होने का टाइम। यदि आपका ये शक है तो उसका आंसर है ईसीजी। आप सीधे अपने आईसीयू में जाइए, ऊपर एक मॉनिटर रहता है, सबसे ऊपर जो बीप आ रही होती है, एक नंबर लिखा आता है, एक हार्ट रेट आ रही है, यदि वो है तो आपका पेशेंट मेडिकली अलाइव है। आपकी एक समस्या समाधान तो अपने आप हो जाता है, आपको डॉक्टर से बिल्कुल ना पूछना है, ना लड़ना है। तो इस चीज की आप अवेयरनेस रहेंगे तो आपके दिमाग के कई सवाल खुद आंसर्ड हो जाते हैं। सर एक चीज और है, मैं तो खैर दिल्ली में पला बड़ा हूँ, पैदा हूँ, स्कूलिंग सब दिल्ली में रहा, और पिछले 8-9 सालों से मेडिकल फील्ड में भी हूँ, बट बहुत रेयरली नाम सुना जाता है क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट और क्रिटिकल केयर। जनरली पल्मोनोलॉजिस्ट तो बहुत सारे हैं, पर उसमें साथ में नाम जुड़े, जैसा आपके साथ जुड़ते हैं क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट। सर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, मतलब ऐसा क्या अलग करना होता है जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट का नाम जुड़ जाता है? इंडिया में बेसिकली ये ब्रांच पिछले 18 से 20 साल में डेवलप हुई है। ओके, उससे पहले ये ब्रांच नहीं थी। जैसे हम सब जानते हैं कोविड में एनेस्थेटिस्ट बहुत चला, एनेस्थेटिस्ट होते हैं बेहोशी के लोग। तो जब ये ब्रांच डेवलप नहीं थी तब वेंटिलेटर रिलेटेड सर्जरी के टाइम पे जरूरत वेंटिलेटर का होना, ये सबको एनेस्थेटिस्ट डील करते थे। इंडिया में पिछले 18 से 20 साल में एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हुई। क्रिटिकल केयर जो अपने आप में ब्रांच है वो 3 तरह के डॉक्टर करते हैं, एक जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट बैकग्राउंड, मेडिसिन बैकग्राउंड, एनेस्थेसिया बैकग्राउंड। उनकी वो प्राइमरी पढ़ाई होगी जो एमबीबीएस या एमडी करते हैं। उसके बाद फर्दर ट्रेनिंग होती है क्रिटिकल केयर में, तब जाकर हम क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट बनते हैं। दूसरा, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट दूसरे डॉक्टर से कैसे डिफर करता है, राइट? तो हमें समझना है, एक हम टर्म यूज करते हैं फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, जनरल मेडिसिन, जो कि आप ओपीडी में जाते हैं, पेशेंट को दिखाते हैं, डेंगू हो गया, बुखार आ गया, लेकिन जब नॉर्मल डेंगू के बुखार में इस हालत पे पहुंच जाता है कि पेशेंट की जान जाने वाली है, क्योंकि बीमारी वही थी लेकिन उसने बॉडी की फिजियोलॉजी को कट कर दिया कि अब जान पे बनाई है, उस टाइम पे आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि मेरे पेशेंट को या मुझे या मेरे फैमिली मेंबर को क्या कोई क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट देख रहा है, क्योंकि दोनों का थॉट प्रोसेस, दोनों की ट्रेनिंग, दोनों की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एंटायरली अलग है। तो क्रिटिकल केयर से मेरे को 16 साल का अनुभव है, 16 साल से इस फील्ड में कर रहा हूँ, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है पेशेंट को देखने का, एसेस करने का, वो एक फिजिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, लेकिन क्रिटिकल केयर उस चीज में डील कर रही है जहाँ पेशेंट को सर्वाइव कराना है। पहले सर्वाइव करेगा, मौका मिलेगा, तब जाके डिसीज इंप्रूव होगी। यदि सर्वाइवल नहीं रहा तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इस बीच की जो कड़ी है, जो ब्रिज का काम करता है, वो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होता है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा पर्सनल है, क्रिटिकल केयर ही क्यों चुना? और कैसा लगता है क्रिटिकल केयर जब आप बात होती होगी, नॉर्मली आप लोगों से मिलते हो, और हम भी लोगों को बताते हैं हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट है, कैसा फील होता है? और जो मेन चीज है, जब लोग हार मान जाते हैं और वहाँ जाके उस पेशेंट को लेना और फिर उसको ट्रीट करना, कैसा फील होता है? इसका भंडारी मैं ऐसे जवाब दूंगा कि बेसिकली मैं ओरिजिनली मथुरा को बिलोंग करता हूँ। 12th मथुरा से, वृंदावन से हुआ, उसका जीएमसी नागपुर से मैं पढ़ा, बीजीएमसी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अपोलो चेन्नई का, वो प्रोफेशनल चलता है। तो इस पूरे जर्नी में जो मैंने देखा, जैसे सबसे पहले मैंने पल्मोनोलॉजी में किया जी, चेस्ट स्पेशलिस्ट बना। आज भी गांव की यदि आप हालत देखते हैं तो जितने क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं तो मेट्रो तक लिमिटेड है। बिल्कुल, सेकंड मेट्रो में बहुत कम है, लिमिटेड है। यदि आप गांव की हालत देखते हैं, यदि आप उस एरिया से आते हैं जहां आपने अपने परिजनों को,
ने जानकार को जाते हुए देखा है, क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं हुआ। उसका रीज़न बहुत मेरा पर्सनल है। फादर साहब थे मित्रों में, वो खुद डिसीज की वजह से एक्सपायर हो गए जब मैं अर्ली एज में था। तो आज मुझे समझता है कि उनको क्या बीमारी हुई थी, क्या था। तब मैं ट्वेल्थ क्लास में था शायद, मुझे नहीं पता। उस टाइम डॉक्टरों से मिलते थे, वो बताते थे, लेकिन आज मैं समझता है क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही थी या क्या क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। तो ये जो गैप है, उस गैप को यदि आप क्रिटिकल केयर को आप पहुंचाते हैं गांव-गांव तक, तो आदमी की जान बच सकती है। और ह्यूमन लाइफ को बचाना, बुखार, सर्दी, जुकाम, आपने इन डॉक्टरों को दिखाया, दवाई खा ली, उन डॉक्टरों को दिखाया, 2 दिन बाद दिखाया, उससे बहुत फर्क नहीं है। लेकिन व्हेन यू आर वेस्टिंग टाइम, जब टाइमली डिसीजन नहीं हो रहा, उस पे से पेशेंट जा रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं दिल पे और दिमाग पे असर करता है। तो शायद यही मेरी अपब्रिंगिंग रहा, क्योंकि पल्मोलॉजी करने का मैंने थोड़ा सा क्रिटिकल केयर परचेज किया। ग्रेट सर, अच्छा लगा आपको जान के। एक और चीज़ सर वेंटिलेटर से ही रिलेटेड है कि कोई इंसान वेंटिलेटर पे चला गया और ठीक हो गया, जैसे कि आपका ट्रैफिक बोर्ड है कि बहुत रेयर होता है कि कोई पेशेंट है, और ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो दिल से बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए भी और डॉक्टर फैकल्टी में भी ऐसे लोगों को होना बहुत जरूरी है, जिनको अपने काम में बड़ा गर्व हो, बिलीव हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ और आई विल सेव समवन्स लाइफ। सर आउटकम कितना आप देखते हो, और मतलब क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं मरीज के ऊपर आफ्टर वेंटिलेटर की जो उसकी लाइफ? तो हमें इसके लिए ना ये समझना होगा, जो हमने शुरुआत में थी, कि वेंटिलेटर पे कोई क्यों जा रहा है। तो वेंटिलेटर कोई जा रहा है क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर में है, लंग्स फेलियर है, लंग्स जो काम कर रहा था वो नहीं कर रहा है। उसके 2 काम हो सकते हैं, एक लंग्स की प्राइमरी डिसीज कि लंग्स की कोई बीमारी थी, अस्थमा है, सीओपीडी है, एडवांस लंग डिजीज होती है, लंग कैंसर है, आईएलडीज है, या कोई अलग डिसीज जिसने लंग्स में इम्पैक्ट डाला है। आउटकम एंटायरली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिसीज, जहाँ से चालू हुई कहानी। कई बीमारियां हैं जिसमें कि आप 100% सर्वाइवल भी देख लेते हैं। एक निमोनिया को हम मान लें, जब निमोनिया कोविड का इतना भयावह रूप देखा, तो सिंपल निमोनिया से चालू हो रहा था, 30 से 40% लोग सर्वाइव अपने आप भी कर रहे थे। जो लोग वेंटिलेटर पे जा रहे थे उनमें कोई नहीं बच पाता था, क्योंकि उस टाइम भी कंडीशन जो भी परेशानी सब मेडिकल फैक्ट्री झेल रही थी। तो जो डिसीज है जिसकी वजह से पेशेंट वेंटिलेटर पे गया, एक तो वो डिसाइड करती है। दूसरी, जैसे शुरुआत में कहा, पेशेंट सर्वाइवल के लिए डिसीज की बात नहीं कर रहे, 2 चीजें हैं जो आप रेगुलर देखते हैं। एक, पेशेंट अपना बीपी, और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला हिस्सा आपका वेंटिलेटर टेक कर रहा है, उसमें वेंटिलेटर की बहुत चीजें रहती हैं। वेंटिलेटर ऐसा नहीं कि आपने वेंटिलेटर लगा दिया और अब एक दिन सीधा निकलेगा। वेंटिलेटर से बाहर आने की प्रक्रिया अपने आप में बहुत जटिल है। तो जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर शुरू में लेते हैं, तब हम पेशेंट को पूरा बेहोश और शिथिल लगते हैं, सारी सांसें वेंटिलेटर जनरेटेड रहती है, इसको कि हम कंट्रोल मोड ऑफ वेंटिलेशन कहते हैं। जब डिसीज उस स्टेज पे आती है जब हमें लगता है कि पेशेंट अपनी सांसें शायद खुद इनिशिएट करने लायक हालत में है, तब हम उसको वीनिंग कहते हैं, यानी वेंटिलेटर से बाहर निकलने की तरफ पहला कदम। उसमें हम ये देखते हैं कि कुछ सांसें पेशेंट लेता है, लेकिन जितना उसकी रिक्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, बची सांसें मशीन देती है। जब वो स्टेप क्रॉस होता है, तब अगला स्टेप आता है कि पेशेंट सारी सांसें खुद इनिशिएट करता है, मशीन से प्रेस सपोर्ट देती है। उसका जो लेवल कम आता है, उस लेवल पे आता है कि अब ये पेशेंट उस हाल में है कि यदि शायद मैं वेंटिलेटर से बाहर निकालूं और ये अपने आप को सेल्फ रेस्पिरेशन सस्टेन कर पाए, तब जाके पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आता है। और ये सुनने में 5 स्टेप हो गए, इसके बीच में आगे जाके 10 कदम पीछे आना 2 मिनट तक के लिए, और यहीं पे स्पेशलिस्ट ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस ये सब काम आता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसका एक लाइन में आंसर नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप अर्ली मेडिकल केयर सीख करते हैं, यदि आपके हीमोडायनेमिक्स अच्छे, हीमोडायनेमिक्स मतलब है हार्ट बीपी अपना मेंटेन है, यदि कॉज है आपका इन्फेक्शन जो कि ट्रीटेबल इन्फेक्शन है और उस स्थिति पे नहीं पहुंचा है यहाँ के हम मल्टी ऑर्गन फेलियर में हैं, तो बहुत अच्छे आउटकम है। इवन जो डाटा है वो ये कहता है कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं मोस्टली इन्फेक्शन जो है उसको हम सेप्सिस वर्ड यूज करते हैं। जब आपने देखा हो कई बार पेशेंट है ऑर्गन फेल कर रहे हैं, तो मेडिकली ऑर्गन फेल होता है, किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, जब वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रहा है, मल्टी ऑर्गन फेलियर के केस होते हैं जिनमें कि 2 से ज्यादा ऑर्गन अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनको मेडिकली फेल कहते हैं। उनमें 28 से 30% लोग सर्वाइव होते हैं। तो 28 से 30 सुनने में कम लगता है, 100 में से 30 ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि आप एक डेथ बेड पे जाते हुए वापस आ रहे हैं।
तो वेंटिलेटर से डरना बिल्कुल उचित नहीं है। चीज है उसकी अंडरस्टैंडिंग में सबसे बड़ी ये क्लियरिटी ऑफ माइंड कि वेंटिलेटर मेरे को डराने वाली चीज नहीं है। मेरे जिस तरह से डॉक्टर का दोस्त है वैसे ही फैमिली के लिए भी है। ये मशीन जब नहीं थी, पहले जब पोलियो एपिडेमिक होती ना, उसमें लंग्स जब इन्वॉल्व होते थे तो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर होते थे जहाँ पे चेस्ट पे लाके छाती को ऊपर खींचा जाता था, उसके अलावा कुछ असिस्ट नहीं था। पेशेंट यूज्ड टू डाई। एक बहुत कॉमन होता है ना, कहते हैं सडनली बॉडी में फालिश हो जाती है, पूरा आदमी होश में है, सब ठीक है। ये धीरे धीरे बीमारी ऐसी होती है जिसमें कि वीकनेस मसल की आते आते डायफ्राम को इन्वॉल्व कर लेती है। तो उस केस में वेंटिलेटर नहीं है तो आदमी का सांस आगे आके रुक जाएगा। तो इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द डिसीज व्हिच हैज कॉज्ड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द वेंटिलेटर। इस पे क्या आउटकम हमारा निर्भर करता है। सर एक और क्वेश्चन, क्या इससे फर्क पड़ता है कि वेंटिलेटर पे गया हुआ पेशेंट की एज कितनी, मतलब क्या यंग है, ओल्ड है, तो क्या उसके रिकवरी के चांस एज से फर्क पड़ते हैं? करेक्ट। तो वेंटिलेटर अपने आप में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस कर देता है जिस टाइम पे पेशेंट को वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में एक तरह का स्टॉर्म आया हुआ होता है। जब उसमें रिकवरी होती है तो सुनामी आई, जब सुनामी जाती है तो कितना सारा इम्पैक्ट हो जाता है। सेम अप्लाई टू द वेंटिलेटर। सिमिलरली जब आप एज ग्रुप की बात करते हैं तो हम जैसे आम बात कहते हैं इम्यूनिटी, लड़ने की इन्फेक्शन क्षमता, वो यंग एज की रिलेटिवली हाई होती है। डेफिनेटली एडवांस एज इज ए मोर रिस्कियर फैक्टर दोनों ही चीजों में, क्योंकि मसल वीकनेस रहती है। वेंटिलेटर से बाहर आना वो भी अपने आप में, और आने के बाद का भी सर्वाइवल। लेकिन फिर अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिसीज। लेट्स से हम बहुत कॉमन देखते हैं बीपी बढ़ गया, ब्रेन हीमरेज हो गया, तो वेंटिलेटर क्या कर रहा है? लंग्स में तो कुछ नहीं था, वो क्या कर रहा है? एयर में को प्रोटेक्ट कर रहा है। सीधे जब आपका ठीक है, यदि आपका कॉन्शियसनेस आता है तो आप वेंटिलेटर से बाहर आ जाएंगे। यदि आप कॉन्शियस नहीं आते तो एक और चीज होती है, मुझे ट्रेकोस्टोमी कहते हैं कि अन्य को यहाँ पे हम छेद कर देते हैं, उससे हम फिर धीरे धीरे वेंटिलेटर से बाहर आ जाते हैं। तो रादर देन सेइंग कि एज क्या है, डेफिनेटली यंग एज वर्सेस ओल्ड एज में फॉर एनी डिसीज इररेस्पेक्टिव वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट, ओल्ड एज की क्योंकि क्षमता किसी भी बीमारी स्ट्रेस लड़ने की कम होती है, ऐसा भगवान ने हमें बनाया है, तो वो डेफिनेटली लेस पॉजिटिव आउटकम है। लेकिन ऐसा नहीं है, इवन मेरे अपने एक्सपीरियंस में 106 साल के बाबूजी का सेवा करने में मुझे मौका मिला जब मैं मथुरा में था। वो काफी बड़े पीठाधीश हैं जो वेंटिलेटर पर रहे करीब 28 दिन। जब अपोलो चेन्नई में मैं बता रहा हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, उनके मुंह वाले बेटे थे, तो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उनको सिंपल निमोनिया हुआ था, निमोनिया पे वेंटिलेटर, ही वाज ऑन द वेंटिलेटर 32 डेज एंड देन ही रिकवर्ड एंड ही वेल और अपनी हेल्थी लाइफ जी रहे। सब जनरल लाइफ में तो 5, 10, 20 दिन बाद लोग उम्मीद छोड़ देते हैं वेंटिलेटर। उसका रीजन जो समाज में मिथ है, जो एटमॉस्फेयर बन जाता है कि यार वेंटिलेटर मतलब मौत, तो एक वो तो है ही, साथ के साथ तो खर्चा भी है। करेक्ट। क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर 140 करोड़ तो लिखत में जनता है, नंबर्स पे है, बाकी वो इतने करीब 25-30 करोड़ तो वो लोग हैं जिनकी गिनती नहीं है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें, मतलब आपका जो खर्चा है वो बड़ा फैक्ट मतलब डालता है उसके अंदर, क्या रखना चाहिए नहीं रखना, तो हम लोग सपोर्ट ही नहीं कर पाते। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन का, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यदि हम जब तक जिंदा हैं दुनिया में, फाइनेंस इज ए पार्ट ऑफ डे टू डे लिविंग, डेथ एंड एवरीथिंग, इवन मरने के बाद भी पैसे लगते हैं, सत्य तो यह है जीवन का। वेंटिलेटर क्यों खर्चा? वेंटिलेटर से महंगापन बहुत नहीं होता है। जैसे न्यूमेट की बात करें, जिस हॉस्पिटल में अभी कार्यरत हूँ, तो यहाँ पे आईसीयू वेंटिलेटर का चार्ज है शायद 6 से 7 हज़ार रुपये, तो इतना चार्ज है। लेकिन वेंटिलेटर की जब नीड पड़ रही है, यानी कि डिसीज ऑलरेडी उस लेवल पे एडवांस है कि ऑलरेडी इसने अफेक्ट किया हुआ है, इसको रिकवर होने में समय लगना है। इसमें जो टेस्टों की, जो मेडिसिन की, ओवरऑल केयर की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें भी काउंट होनी है। कहने का मतलब वेंटिलेटर महंगा नहीं है, खुद से आसपास की जो क्योंकि सपोर्टिंग डिसीज, क्योंकि आपको सर्वाइव लंग्स को नहीं करना है, इंसान को बनाना है। हम केवल एक पार्ट का इलाज नहीं कर रहे, इंसान को बचाना है। उसमें आने वाली हर चीज आपको कॉस्ट कर रही है, और अनफॉर्चुनेटली हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे डेफिनेटली सारे स्ट्रगल हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्ट्रगल वी हैव वेरी गुड हेल्थ केयर स्टेटस एज इफ टुडे। हाँ, फाइनेंस मैटर करता है उस केस में। मैं कई बार जब मैं अपने पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे साथ ये होता है, मुझे पता है कि पेशेंट 2 या 3 दिन में वेंटिलेटर से बाहर आ जाएगा, लेकिन मेरा स्ट्रगल है कि फैमिली को नहीं समझ रहा या उनके फाइनेंशियल, उस केस में उनको ये सलाह देता हूँ, एंड आई कीप मैंडेटरी, आई नेवर अलाउ माय पेशेंट टू मेक डिसीजन। सबसे बड़ी जो मेडिकल फैटर्निटी है, दैट इज ऑफ द ब्रेव एंड करेज टू कन्वे द राइट थिंग्स एट राइट टाइम। मैं अपनी प्रैक्टिस में इंश्योर करता हूँ
कि मेडिकल डिसीजन सारे मैं खुद लूं, मैं फैमिली को खुद कन्वे करूं, डिसीजन मेकिंग हेल्प करूं। उनको क्या पता है कि पेशेंट का क्या होना है, उनको तो आंखें खुली हैं, बात कर रहा है तो ठीक है, वरना सब गड़बड़ है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट मुझे पता है 3-4 दिन का स्टे हो जाए तो शायद जान पूरे जीवन की बच जाए। यदि फिर भी फाइनेंशियल आपके रीजन इतने ज्यादा हैं तो यदि आप डॉक्टर से फ्रैंक डिस्कशन करें अबाउट द डिसीज, प्रोलॉन्गेशन ऑफ इलनेस, ओवरऑल आउटकम और प्रोग्नोसिस की बाहर आके क्या चांस है, उसके ऊपर डिसीजन लें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटअप है, वहां पे वेंटिलेटर भी अवेलेबल है, डेफिनेटली केयर डिफर करती है, लेकिन आप वहां लें rather than कई बार होता है कि पेशेंट सिर्फ फाइनेंशियल कहते हैं हम घर ले जा रहे हैं। बहुत बार मेरी प्रैक्टिस में हार्डली 2 या 3 बार हुआ जहां मैं शायद कन्विंस नहीं कर पाया। अदरवाइज मेक इट श्योर कि पेशेंट किसी ऐसे फाइनेंशियल एड देने के बाद भी तब भी चीजें नहीं सुचारू रूप से हो पा रही है, एटलीस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटी सीख करे। जो मौका है ये इंसान है फाइनली ना, उसको बेस्ट मौका जान देने का बचाने, वो बहुत इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और मुझे लगता है कि आप लोगों के बहुत सारे जो मिथ थे, जो मिसकंसेप्ट थे वो क्लियर हुए होंगे। और ऐसी वीडियो हम आगे सर से मिलते रहेंगे और कुछ नए नए टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए इस चैनल को, वीडियो को बहुत सारे लोग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, आज के लिए थैंक यू।